साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सरकार खाद्य तेल के आयात विकल्पों पर विचार कर रही है। देखिए, यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल की कम आपूर्ति की चिंताएं व्याप्त हो गई, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। इस कारण सरकार दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आयात के लिए वार्ता कर रही है। भारत सूरजमुखी के तेल का अपना अधिकांश हिस्सा यूक्रेन व रूस से आयात करता है और इस क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति बाधित हुई है। भारत में खाद्य तेल के आयात के संबंध में बात करें तो भारत में खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन इसकी कुल मांग के जितनी डिमांड है उसके 30% से कुछ अधिक ही पूरा कर पाता है, यह पूरा करता है। ऐसे में खाद्य तेल का आयात जरूरी हो जाता है। वर्ष 2019 में भारत के कृषि आयात बिल में लगभग 40% हिस्सेदारी खाद्य तेल आयात की थी। यहाँ पर थोड़ा सा आप डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए, कुल तेल आयात में सूरजमुखी का जो तेल का योगदान है वो 19% है। मान लीजिए इतना पूरा आपका तेल आ रहा है, इसमें से सबसे अधिक तेल आयात किसका करते हैं? पॉम ऑयल का 54%, फिर सोयाबीन तेल 25% और वहीं सूरजमुखी का तेल 19% और अन्य तेल जो है वो 2% है। अलग अलग देशों से जो सूरजमुखी तेल का आयात का परसेंटेज है, किस देश से कितना हम आयात करते हैं, उसमें आप देखें तो सबसे अधिक आयात हम लोग यूक्रेन से करते हैं 81%, फिर 12% रूस से, फिर 5% अर्जेंटीना से और 2% अन्य देशों से करते हैं। तो सूरजमुखी के तेल के आयात पर जो हमारी डिपेंडेंसी सबसे अधिक है वो किस पे है? यूक्रेन पर है। आगे चलते हैं, जो सुझाव है उनकी बात करते हैं। अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल आयात करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है, मतलब अभी भी करते हैं, उसको और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। किसानों को नई किस्म के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच प्रदान करने की भी जरूरत है। चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल आदि जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव या पहले की गई है उनकी बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पॉम मिशन वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया तथा खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने घरेलू खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे पॉम ऑयल हेतु कृषि उपकर को 7.5% से घटा करके 5% कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस जारी किया गया है। देखिए, इस एटलस का शीर्षक है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन, नेशनल वेटलैंड्स इन्वेंट्री एंड असेसमेंट 2006-7 तथा 2017-18, ये इसका शीर्षक रखा गया है। देखिए, इसे इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स SAC ने तैयार किया है। इसमें पिछले एक दशक में देश भर की आर्द्रभूमियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाया गया है। मूल एटलस को इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने वर्ष 2011 में जारी किया था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सभी राज्य सरकारों ने अपनी योजना प्रक्रियाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया है। इसके जो निष्कर्ष है उनकी बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर देश की सभी आर्द्रभूमियों का कुल क्षेत्रफल 15.98 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.86% है। आर्द्रभूमि के अलग अलग प्रकारों में कुल आर्द्रभूमियों का 1/3 से अधिक हिस्सा नदियों द्वारा कवर किया गया है। ये कितना? 35.2% है। वहीं अन्य लगभग 43% जो है वो आर्द्रभूमि क्षेत्र संयुक्त रूप से जलाशयों द्वारा कवर किया गया है। जलाशयों से 17.1% है। पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि क्षेत्र में अधिकांश वृद्धि अंतर्देशीय मानव निर्मित और तटीय कृत्रिम श्रेणियों में दर्ज की गई है। अंतर्देशीय मानव निर्मित कितना है? 81.5% और तटीय कृत्रिम कितना? 17% है। देखिए, तटीय प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में कमी आई है। ये अधिकांशतः तटीय मानव निर्मित श्रेणियों में रूपांतरित हो गई हैं। मैंग्रोव क्षेत्र और प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है। आर्द्रभूमियों के बारे में बात करें, ये क्या होती हैं? तो रामसर अभिसमय के अनुसार प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी दलदली, पंक भूमि, पीठ भूमि या जलीय क्षेत्र जिसका जल ठहरा या बहता हुआ ताजा, खारा या लवणीय है को आर्द्रभूमि कहा जाता है। इसमें समुद्री जल के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है जिनकी निम्न ज्वार के दौरान गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं है। भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 लागू किए गए हैं। आगे चलते हैं। बाघों की कितनी संख्या उनकी अधिकता को दर्शाती है? देखिए, हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान
ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि सुंदरवन में बाघों का घनत्व जो है वो संभवतः इन मैंग्रोव वनों की वहन क्षमता की सीमा तक पहुंच गया है। वर्ष 2018 की अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट में सुंदरवन में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4 बाघों के पर्यावास की क्षमता निर्धारित की थी, किंतु भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए इस अध्ययन में 3 से 5 बाघों के घनत्व का संकेत मिलता है। अब वहन क्षमता क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी को किसी विशेष पर्यावास अर्थात हैबिटेट में किसी प्रजाति की औसत आबादी के आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रजातियों की आबादी के आकार पर पर्याप्त भोजन, आश्रय, जल और साथ ही इससे पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। यह मानव सतत विकास के मापन और प्रबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार या मापदंड है। आवश्यक कदमों की बात करें तो कोविड-19 के कारण आजीविका के लिए मानवीय हस्तक्षेपों में वृद्धि हुई है, इसलिए वन के अधिकतम घनत्व को परिभाषित करने वाले नए मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है। साथ ही क्षति को कम करने और वन्य जीवन को स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सतत भूमि उपयोग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सभी टाइगर रिजर्व के बीच कार्यात्मक संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। इससे बाघों का उनकी आबादी में स्वस्थ अंतर मिश्रण हो सकेगा। वन्य जीवों की नई प्रबंधन रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। सुंदरवन के बारे में बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का पर्यावास स्थल है। यह 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। इसका 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में और शेष जो है 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो बांग्लादेश में है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। वर्ष 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। कब? 1987 में। इस सन को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य के समस्त क्रोमोस्फीयर में प्लाज्मा जेट की घटना हेतु उत्तरदायी विज्ञान का पता लगाया गया है। देखिए, प्लाज्मा जेट सूर्य के वर्णमंडल या जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं में लगभग समस्त क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो प्लाज्मा जेट होते हैं। इन प्लाज्मा जेट में विद्युत आवेशित कण होते हैं और जो प्लाज्मा होता है यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ये जेट या स्पिकल्स एक पतली घास जैसी प्लाज्मा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। ये सूर्य की सतह से बाहर की ओर लगातार उठते रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः सतह की ओर आ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूर्य पर स्पिकल्स या इन जेट की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस व्याख्या हेतु वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रयोगशाला के प्रयोगों को एक समरूपता एनालॉजी के रूप में उपयोग किया था। परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। क्या हैं उनको देखते हैं। पहला है, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह अर्थात प्रकाश मंडल या जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं के ठीक नीचे प्लाज्मा हमेशा संवहनीय स्थिति में रहता है। यह स्थिति गर्म सघन कोर से उत्पन्न होने वाली नाभिकीय ऊर्जा के कारण होती है। संवहनीय संचलन लगभग आवधिक रूप से होता है। इन संचलन से उत्पन्न होने वाले प्रबल बल सूर्य के क्रोमोस्फीयर में, किसमें? क्रोमोस्फीयर अर्थात वर्णमंडल में प्लाज्मा पर तीव्रता से आघात करते हैं। निचली परतों से उठने वाले ये प्रबल आघात क्रोमोस्फीयर अर्थात वर्णमंडल में मौजूद प्लाज्मा को अल्ट्रासोनिक गति से पतले स्तंभों या स्पिकल्स के रूप में बाहर की ओर धकेलते हैं। इन स्पिकल्स या जो जेट हैं का आकार और गति अलग अलग हो सकती है। हालांकि सौर पवन में प्लाज्मा की आपूर्ति और सूर्य के वायुमंडल को 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने वाली प्रक्रियाएं अभी ज्ञात नहीं हुई हैं। यहाँ चित्र में आप थोड़ा देख सकते हैं। देखिए, सूर्य के अलग अलग हिस्सों को आप यहाँ देखेंगे। जो सबसे अंदर दिख रहा है ये आपका कोर है और जो सबसे बाहर दिख रहा है ये आपका कोरोना है। क्या है? कोरोना है। और आपका ये अंदर वाली जो लेयर है ये प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर है और आपका उससे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल है। और ये जो रेड दिख रहा है ये आपका संवहन क्षेत्र कन्वेक्शन जोन है और यहाँ वाला ये पोर्शन जो है ये रेडिएटिव जोन है, विकिरण क्षेत्र है। और यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये हिस्सा ये है ट्रांजिशन जोन। आगे चलते हैं और यहाँ कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। सूर्य की उत्पत्ति या इसकी जो आयु मानी जाती है कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। मतलब इतने समय पहले यह उत्पन्न हुआ था। और इसका व्यास कितना है? 13,92,680 किलोमीटर और द्रव्यमान कितना है? 1.99 इंटू 10 किलोग्राम है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति पर भारत जो इक्विलाइजेशन लेवी या समकारी शुल्क लगाता है, यह उसका एक संप्रभु अधिकार है। वित्त मंत्री ने बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति पर भारत द्वारा लगाए गए 2% इक्वलाइजेशन लेवी को उचित ठहराया है। वित्त मंत्री के अनुसार देश के भीतर परिचालन से प्राप्त राजस्व पर कर लगाना एक संप्रभु अधिकार है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां और ई कॉमर्स कंपनियां भारत से अनिवासी कंपनियों पर लगाए गए 2% इक्वलाइजेशन लेवी को वापस लेने की मांग कर रही हैं। एक अंतरिम उपाय के रूप में इक्वलाइजेशन लेवी की अवधारणा वर्ष 2015 में प्रस्तुत की गई थी। तो इसको ध्यान रखिए, कब लाया गया था? 2015 में। इसे डिजिटल लेन देन के कारण उभरती समस्याओं से निपटने हेतु 3 उपायों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रस्ताव आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने आधारक्षण एवं लाभ हस्तांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग परियोजना के स्तंभ 1 कार्य योजना में किया था। देखिए, इसके साथ 2 जो आपका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है, इसके लिए OECD ने 2 स्तंभ पे कार्य योजना प्रस्तुत की है। इसके बाद BEPS अर्थात बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD या G20 के समावेशी फ्रेमवर्क में वैश्विक कर के लिए समाधान प्रदान किया गया है। इसमें 2 स्तंभ शामिल हैं। कौन से? पहला स्तंभ क्या है? यह लगभग 100 सबसे बड़ी और सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों, वो कंपनियां कौन सी होंगी? जो 20 अरब यूरो से अधिक का वैश्विक कारोबार कर रही हो और 10% से अधिक का मुनाफा कमा रही हो, इन पर लागू होता है। यह कंपनियों के मुनाफे का कुछ भाग उन क्षेत्राधिकारों में साझा करता है जहां वह अपना उत्पाद बेचती हैं या अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। स्तंभ 2 पिलर 2 क्या है? यह बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि 750 मिलियन यूरो से 750 मिलियन यूरो, यहाँ पे 20 अरब यूरो था, ठीक है, तो 750 मिलियन यूरो से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों पर लागू होता है। यह कंपनियों को वर्ष 2023 से 15% के वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में लाता है। आगे बात कर लेते हैं BEPS के बारे में, अर्थात बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में। ये क्या होती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर चोरी या अपवंचन संबंधी रणनीतियों को यह BEPS संदर्भित करता है। इसके तहत ये कंपनियां कर का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों में व्याप्त खामियों एवं परस्पर विरोधी प्रावधानों का लाभ उठाती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत बांग्लादेश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते अर्थात CEPA को आगे बढ़ाना चाहता है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे शॉर्ट में हम लोग साफ्टा कहते हैं, साफ्टा समझौता वर्ष 2006 में लागू किया गया था। इस फैक्ट को याद रखना है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र या साफ्टा समझौता कब लागू हुआ था? वर्ष 2006 में। देखिए, यह व्यापार हेतु प्रशुल्क व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है। इस समझौते के तहत पहले से ही भारत और बांग्लादेश के बीच वस्तु व्यापार समझौता जो है वो अस्तित्व में है। साफ्टा के तहत भारत ने शराब और तंबाकू को छोड़कर सभी वस्तुओं पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की है। देखिए, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के महत्व की बात करें तो देखिए, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश का व्यापार में निर्यात का लगभग 3.3% हिस्सा अर्थात 9.7 अरब डॉलर और आयात का लगभग 0.3% हिस्सा 1.3 अरब डॉलर रहा है या था। देखिए, पिछले 1 दशक में बांग्लादेश द्वारा भारत को किए गए निर्यात में 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले जो शेष निर्यात है, जो हम चीज़ें बेचते हैं बांग्लादेश को, उसमें कपास, अनाज, ईंधन, वाहन के पुर्जे, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 फोकस क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है। कौन कौन से? बाधा रहित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना, दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, कपड़ा, जूट उत्पाद, चमड़ा और जूते, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे निवेश के संभावित क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग करना, दोनों देश टीकों और अन्य दवाओं के संयुक्त विनिर्माण के साथ विश्व की फार्मेसी बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेजबानी की। देखिए, भारत वर्ष 2012 से ही इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और चुनावी प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आगे बात करते हैं यूरेशियाई आर्थिक संघ EAUE के बारे में। तो देखिए, यूक्रेन में
युद्ध भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में देरी का कारण बन सकता है। यह जो EAU है तथा यूरेशियाई आर्थिक संघ, यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना यूरेशियाई आर्थिक संघ पर संधि द्वारा की गई है। यह EAU वस्तु सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में एक समन्वित एवं एकीकृत नीति का संचालन करता है। इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो इसके सदस्य राष्ट्रों में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल। ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तथा रूस, 5 देश। आगे बात करते हैं स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम SVEP के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह समझौता SVEP अर्थात आपका स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम की शुरुआत करके जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सतत मॉडल विकसित करने का प्रावधान करता है। SVEP अर्थात स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित होने वाला एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS ई-बुक लॉन्च के बारे में। देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पर एक ई-बुक लॉन्च की है। यह ई-बुक NCS अर्थात राष्ट्रीय कैरियर सेवा की यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों और सफलता की कहानियों की एक झलक प्रदान करती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए NCS परियोजना को लागू कर रहा है। यह एक मिशन मोड परियोजना है। इसमें विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधित सेवाएं जैसे जॉब मैचिंग, कैरियर परामर्श आदि प्रदान की जाती हैं। NCS राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क हैं। आगे बात करते हैं SLENEX के बारे में। SLENEX, ठीक है, ये श्रीलंका और इंडिया का शॉर्ट है। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास को शॉर्ट में क्या कहते हैं? SLENEX कहते हैं। तो देखिए, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLENEX का 9वां संस्करण कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, यह शॉर्ट में हम लोग समर्थ कहते हैं। तो समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है। इसका शुभारंभ सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री ने किया है। समर्थ के तहत महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। पहला, महिलाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें आवंटित की जाएंगी। उद्यम पंजीकरण के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। तीसरा, विपणन सहायता के लिए योजनाओं के तहत प्रदर्शनियों में शामिल होने हेतु भेजे गए MSME व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का 20% हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित किया जाएगा। आगे बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को था के अवसर पर प्रदान किया जाता है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसके माध्यम से व्यक्तियों और संसाधनों द्वारा किए गए असाधारण योगदान को सम्मानित किया जाता है। यह पहल महिलाओं को समाज में निर्णायक और सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में चिन्हित करती है। यह पुरस्कार किसी भी पात्र व्यक्ति और संस्थान को दिया जा सकता है, मतलब इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल दोनों पर दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जन औषध दिवस। ये आपका प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 मार्च को, ठीक है। देखिए, जन औषध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके माध्यम से आम जनता को जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषध परियोजना के बारे में बात करें तो यह औषध विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसके तहत जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान की जाती हैं। ये दवाएं जन औषधि केंद्र के रूप में चिन्हित विशेष केंद्रों से उपलब्ध कराई जाती हैं। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। आगे बात करते हैं डोनेट अ पेंशन योजना के बारे में। तो देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसने? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। इस योजना के तहत कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान कर सकता है। इसके लाभार्थियों में घरेलू कामगार
ड्राइवर, सहायक, देखभालकर्ता आदि हो सकते हैं। दानकर्ता कम से कम 1 वर्ष के लिए योगदान का भुगतान कर सकता है। यह भुगतान लाभार्थी की आयु पर आधारित है। भुगतान की राशि 660 रुपये से लेकर के 2400 रुपये प्रति वर्ष है। आगे बात करते हैं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के बारे में। देखिए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण दंपत्ति के रूप में जाना जाता है। इनके योगदान की बात करें तो उन्होंने पूना में लड़कियों, शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए वर्ष 1848 में एक स्कूल की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1853 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक शिशु देखभाल केंद्र खोला। इसका एक और उद्देश्य था सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करना था। उन्होंने पुणे में अपने ही घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज ने सामाजिक परिवर्तनों का समर्थन किया तथा इस समाज ने अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह आदि का समर्थन किया था। इनके मूल्यों की बात करें तो उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया था। साथ ही जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास भी किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।